हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि जो साइटोसोलिक राइबोसोम, जो सेल के अंदर साइटोसोलिक राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस उनके द्वारा जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, वो सिंथेसाइज प्रोटीन जो है साइटोसोलिक राइबोसोम्स के थ्रू जो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, आइदर वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा या क्लोरोप्लास्ट या अदर ऑर्गेनेल्स में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अलग अलग सेल के हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये जो पोस्ट ट्रांसलेटेड जो प्रोटीन होता है, ये किस तरह से इसका पोस्ट ट्रांसलेटेड जो प्रोटीन की जो चेन है, अमीनो एसिड की जो चेन है, वो किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में इंसर्ट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे उसको यूज करता है, ये भी हम इसमें देखेंगे। इसको जो माइटोकॉन्ड्रियल की, जैसे ये दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक तो बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो इसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको ट्रांसलोकॉन्स बोलते हैं। ये ट्रांसलोकॉन्स जो हैं प्रोटीन्स, जो अमीनो एसिड की चेन है, उसको प्रोटीन को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको जो है अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंचाते हैं, आइदर आउटर मेम्ब्रेन में या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में या इनर मेम्ब्रेन में के साथ वो एसोसिएटेड हो जाते हैं। तो इसमें जो ट्रांसलोकॉन्स हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो टॉम और एक को बोलते हैं टिम। टॉम यानी कि ट्रांसलोकॉन्स ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं उन्हें टॉम बोलते हैं। इनके साथ जितने भी एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं, टॉम 20, टॉम 22, टॉम 70, टॉम 40, ये सब जो है टॉम कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो ये इनमें जो सबसे मेन कॉम्प्लेक्स होता है टॉम 40 कॉम्प्लेक्स होता है, टॉम 40 कॉम्प्लेक्स। और जो इनर मेम्ब्रेन में जो एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं, उसमें दो मेन कॉम्प्लेक्स होते हैं, टिम 23 कॉम्प्लेक्स और टिम 22 कॉम्प्लेक्स। ये इनर मेम्ब्रेन में ये दो कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनके टिम 22 के साथ 54 एसोसिएटेड रहता है और टिम 23 के साथ टिम 17 एसोसिएटेड रहता है। इसके अलावा जो टॉम 40 है, इसके साथ भी डिफरेंट वो रहते हैं, टॉम 20, टॉम 22, टॉम 70। इसके अलावा टॉम 40 में टॉम 5, 6 और 7, ये 7 यूनिट्स होती हैं इसकी टॉम 40 कॉम्प्लेक्स की। इसके अलावा टिम 9 और 10 भी होते हैं, जिनका आगे हम डिस्कस करेंगे क्या फर्क है। तो सबसे पहले जैसे ये सिंथेसाइज प्रोटीन है, इसकी चेन है, ये जब आती है तो ये यहाँ पे इसके आइदर टॉम 20 से और टॉम 70 से आके बाइंड करती है, जो कि एक रिसेप्टर का काम करते हैं, जो इसके सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करके फिर ये इसको इसके अंदर आने देते हैं। अब ये प्रोटीन इसके इंसर्ट होने से पहले एक और चीज है, एक चैपेरॉन्स होता है HSC 70। दो टाइप के इसमें चैपेरॉन्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। HSC 70 एक तो साइटोसोलिक होता है और एक मैट्रिक्स वाला HSC 70, एक मैट्रिक्स में HSC 70। इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। मैट्रिक्स वाले का हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जो साइटोसोलिक HSC 70 होता है, HSC 70 की फुल फॉर्म है हीट शॉक कॉग्नेट। ये एक टाइप का हीट शॉक प्रोटीन है, या इसे DNA के भी बोलते हैं,
डीएनए के भी बोलते हैं। और ये जो HSC70 है ये 71 किलो डाल्टन्स का होता है। और एक इसके अलावा एक और प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये जो चैपिरॉन्स हैं इनकी अलग अलग कोचैपिरॉन्स, चैपिरोनिन्स, ये कई टाइप के चैपिरॉन्स हैं जो प्रोटीन फोल्डिंग का काम करते हैं। तो इसमें इसके अलावा एक और प्रोटीन जो बहुत मोस्ट फेमिलियर है वो है HSP70, हीट शॉक प्रोटीन 70। वो 70 किलो डाल्टन का होता है। ये HSC70 जो है ये 71 किलो डाल्टन के डीए का होता है। तो जो HSC70 है ये प्रोटीन से बाइंड कर लेता है ताकि प्रोटीन जो है फोल्ड ना हो पाए। तो प्रोटीन चूंकि फोल्ड ना हो पाए, और बिफोर जब ये सिग्नल जो इसके TOM20 या TOM70 जो सिग्नल रिसेप्टर से आके बाइंड करता है तो इसको आइडेंटिफाई कर देता है। ये जो है चैपिरॉन डिसोसिएट हो जाते हैं और ये जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है ये अंदर आ जाते हैं। अब ये इसका यूज अगर आउटर मेम्ब्रेन में है तो ये यहाँ पे सैम एक कॉम्प्लेक्स होता है जो इसको आइडेंटिफाई करके सीक्वेंस को और यहाँ एसोसिएटेड कर देता है आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन को। और अगर ये प्रोटीन जो है मैट्रिक्स के लिए है तो ये सीधा जो है यहाँ से जो TIM23 कॉम्प्लेक्स है उसके थ्रू जो है ये यहाँ पे एक मिनट को रख कर दो। ये इस तरह से जो सीक्वेंस है ये यहाँ आ जाता है। अब होता क्या है कि जब ये एक TIM23 कॉम्प्लेक्स के जब इनर साइड में एंटर करता है मैट्रिक्स साइड में, तो यहाँ पे जो HSC70 जो चैपिरॉन है वो आके इससे बाइंड करता है और बाइंड करके यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ATP का खर्च होता है, ADP एनर्जी होती है और ये इसको पुल करता है इस प्रोटीन सीक्वेंस को। तो इसको पुल करता है, ये थोड़ा सा इंसर्ट होता है। इसी तरह से ये जो प्रोसेस है ये कई बार रिपीट होती है जिससे जो है ये अंदर मैट्रिक्स में एंटर हो जाता है। तो यहाँ पे जो बहुत सारी जो फ्री एनर्जी है उसका ATP का यूज होता है। अब अगर ये जो है इनर मेम्ब्रेन के लिए है, जैसे कि अगर ये जो प्रोटीन सीक्वेंस है अगर इसको इनर मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेट होना है तो ये यहाँ से जो है TIM22 कॉम्प्लेक्स की तरफ आता है और इसको TIM22 कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाने के लिए ये आपके TIM9 और 10, ये आपके जो TIM9 और 10 आपके 9 और 10 कॉम्प्लेक्स रहते हैं, ये इसको यहाँ तक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ये इस प्रोटीन सीक्वेंस को यहाँ तक पहुँचने में मदद करते हैं और फिर उसके बाद ये जो है इसकी इनर मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। या आइदर इसके ये तो रहा पोस्ट ट्रांसलेशनल जो प्रोटीन सिंथेसिस हुई थी साइटोसोलिक राइबोसोम के जरिए, तो वो उस प्रोटीन का जो है ये इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। अब एक होता है जो जैसे कि हमें मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है एक मैट्रिक्स के अंदर भी प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA होता है, राइबोसोम होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है वो प्रोटीन जो है ये ऑक्सा1 या ऑक्सा कॉम्प्लेक्स की तरफ ये प्रोटीन जो है इस चैनल के थ्रू आते हैं और ये या तो आइदर ऑक्सा1 इसको इनर मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेट कर देता है या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में से छोड़ देता है। तो इस तरह से ये प्रोटीन का माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है। जो पोस्ट ट्रांसलेशनली जो सिंथेसाइज प्रोटीन्स होते हैं वो TOM40 कॉम्प्लेक्स के थ्रू इंसर्ट होते हैं और फिर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आते हैं। फिर उसके बाद में अब वो प्रोटीन अगर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड है तो वो मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चला जाता है, और अगर ये वो इनर मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है
तो टिम 9 और 10 उसको टिम 22 कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाते हैं और उसके बाद वो इनर मेम्ब्रेन में जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है। आइदर अगर वो उसको आउटर मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेट होना होता है तो वो यहाँ पे एक सैम प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, तो वो सैम इससे यहाँ पे जाते हैं और वो जो है फर्दर उसको आउटर मेम्ब्रेन में जो है ट्रांसफर उसको इनकॉर्पोरेट कर देता है। ये इस तरह से प्रोटीन, और इसमें जो है एक तो साइटोसोलिक चैपेरोन्स इन्वॉल्व होता है जो कि उसको प्रोटीन को फोल्ड नहीं होने देता, प्रॉपर सीधा उसको इसके अंदर इंसर्ट कर देता है आउटर मेम्ब्रेन में, और होने से पहले इसको डिसोसिएट हो जाता है HSC 70 यानी कि हीट शॉक कॉग्नेट 70। और जो साइटोसोल में प्रेजेंट होता है HSC से, वो मैट्रिक्स में जो प्रेजेंट होता है HSC 70, वो जो है बाइंड चैपेरोन्स बाइंड होते रहते हैं, ATP के मॉलिक्यूल उसमें खर्च होता रहता है, वो उसे पुल करते रहते हैं, नीचे पुल करते रहते हैं और वो जो है मैट्रिक्स के अंदर आ जाता है। इसके अलावा जो इसमें जो एनर्जी जो यूज होती है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, क्योंकि वो थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है, और ये पाइरूवेट जो है मैट्रिक्स के अंदर आता है, और मैट्रिक्स के अंदर आके यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल होती है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, जिसमें ATP मॉलिक्यूल्स जो है बहुत सारे जनरेट होते हैं, और ये ATP मॉलिक्यूल जो है जो माइटोकॉन्ड्रिया में ATP जनरेट होती है, ये पूरे सेल के लिए एज ए पावर हाउस का काम करती है। यही ATP माइटोकॉन्ड्रिया अपने प्रोटीन को सीक्वेंस को ट्रांसपोर्ट करने में भी यूज करता है, और यही ATP जो है फर्दर सेल के अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट भी होती है। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, एंड फील फ्री टू email me on sid.biotech@gmail.com, and kindly subscribe my channel Wheel of Knowledge.